हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कपल के बारे में पढ़ेंगे कि कपल क्या होता है। देखिए कपल क्या होता है, ए पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस को ही कपल बोला जाता है। लेकिन बच्चों पेयर ऑफ फोर्सेस तो होना चाहिए, लेकिन पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए यहाँ पे कंडीशन भी है कि जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, एंड दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। देन उन पेयर ऑफ फोर्सेस को क्या बोला जाता है, कपल बोला जाता है। देखो इसे एग्जांपल से समझाता हूं। देखो सबसे पहली बात बच्चों इतना तो ध्यान में रखिए कि जो कपल होता है पेयर ऑफ फोर्सेस को ही कपल बोला जाता है, लेकिन सभी पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल नहीं बोला जाता। सिर्फ उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट भी करनी चाहिए। देन उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल बोला जाता है। देखो जैसे यहां पे देखिए एक रॉड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी यहां से फिक्स हो रही है, मतलब यहां से पाइवोट हो रही है, यहां से हिंज्ड हो रही है, ये फिक्स है यहां से। अब देखो अगर मैं इस रॉड पे एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे किसी सेम टाइम पे ये दो फोर्सेस अगर लगाता हूं, ये दोनों फोर्सेस एक ही टाइम पे एक्शन में आनी चाहिए, देन इन दोनों फोर्सेस को पेयर ऑफ फोर्स बोला जाता है। पेयर ऑफ फोर्स उन्हें बोला जाता है जब कोई दो फोर्स एक साथ एक्शन में आती हैं। तो जिस समय आपने इस फोर्स को लगाया उसी समय इस फोर्स को भी लगाना है, देन इन दोनों फोर्सेस को पेयर ऑफ फोर्स बोला जाएगा। लेकिन बच्चों सिर्फ उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी 2 न्यूटन का ही फोर्स होना चाहिए। दूसरा यह है कि दे शुड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। देन इस पेयर ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कपल बोलेंगे। यही नेसेसरी कंडीशन है कपल के लिए। कपल एक तो पेयर ऑफ फोर्स होनी चाहिए और वो पेयर ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। देन उसे कपल बोला जाता है, उन फोर्सेस को कपल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो कपल है, इस कपल का बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर आप कोई कपल फोर्सेस लगा रहे हो तो उसकी वजह से उस बॉडी में आसानी से टर्निंग इफेक्ट आने लग जाता है, ठीक है। तो कपल फोर्स का यही फायदा है। अब देखो जैसे मान लीजिए, देखो बच्चों ये जो हम कपल फोर्सेस लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, रिजिड बॉडी पे लगा रहे हैं। अब वो रिजिड बॉडी तो किसी भी शेप की हो सकती है, लेट सपोज वो इस शेप की है, ये भी एक क्या है, रिजिड बॉडी है। अब देखो इस पे ये यहां से पाइवोट हो रही है, यहां से फिक्स हो रही है। तो अगर आपको इस पे कपल फोर्सेस लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक पॉइंट हमने यहां पे ये फोर्स लगाई और यहां पे हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, तो ये भी अगर एफ फोर्स है तो ये भी क्या होनी चाहिए, एफ होनी चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देन इन फोर्सेस की वजह से बच्चों यहां पे क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। ये देखो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। जैसे ये जो रॉड है बच्चों, ये रॉड कैसे रोटेट करेगी, देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, समझ रहे हो ना। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इसे इस तरीके से रोटेट कराएगा, ये वाला फोर्स इसे इस तरीके से रोटेट कराएगा। तो फाइनली देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यहां से भी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो इस वाली फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, समझ रहे हो ना। देखो ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे करके, समझ रहे हो। यहां से मतलब ये वाला पॉइंट इसका ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, और ये वाला पॉइंट भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहां पे क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो बच्चों ये जो आपकी कपल फोर्सेस है इनका फायदा ये होता है कि बॉडी में बहुत आसानी से टर्निंग इफेक्ट आने लग जाता है। अब देखो एक और चीज समझाता हूं यहां पे। देखो बच्चों जैसे आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया गया है। तो एनसीईआरटी में देखिए क्या दिखाया है, यहाँ पे देखो एक फिगर दे रखा है बच्चों, ये है आपका फिगर। देखो ये एक बोतल है, तो ये बोतल के ऊपर क्या है, उसकी कैप है, ये ढक्कन है, ठीक है। तो इस ढक्कन को खोलने के लिए यहाँ पे कपल फोर्सेस ही लग रही है। देखो यहाँ पे ये जो थंब है, ये थंब के कॉन्टेक्ट, थंब और ये फिंगर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थंब एंड फिंगर की हेल्प से इसे पकड़ रहे हैं। देन इस पे क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। वो टर्निंग इफेक्ट कैसे करके आ रहा है, हम यहाँ पे कपल फोर्स लगा रहे हैं। इस थंब की वजह से इधर फोर्स लग रही होगी, इन फिंगर्स की वजह से इधर फोर्स लग रही होगी। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अरे दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो जब आप इधर फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स लगाओगे, तो यहां पे ये क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। देन यहां पे ये दोनों फोर्सेस क्या मानी जाएंगी, कपल फोर्स मानी जाती है। एक्चुअल में ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। बच्चों आपको दिमाग थोड़ा ना लगाना पड़ता, जब भी आप किसी बोतल का ढक्कन खोलते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जितना फोर्सेस आपके थंब ने लगाया उतना ही फोर्स आपकी फिंगर ने भी लगाया है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपको एक बोतल दिखाई दे रही है। अब देखो यहां पे क्या है, अगर मुझे इस ढक्कन को खोलना है, अगर मुझे इस ढक्कन को खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये मैंने थंब और अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने इसे पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगर इसमें टर्निंग इफेक्ट लाना है तो मैं इस तरीके से ये मैंने इसे घुमाया, तो मेरे थंब और मेरी फिंगर दोनों ने क्या कर रखा है, इसे पकड़ रखा है। तो मेरा थंब भी इस पर फोर्स लगा रहा है, अब फिंगर भी क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो यहां पे देखो, इसे मैं इस फिगर से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये बोतल का ढक्कन था, तो हमने बोतल के ढक्कन पे क्या किया, जैसे एक फोर्स इधर लगाया
और फिंगर ने इस तरफ लगाया। मान लीजिए थंब से हमने इधर फोर्स लगाया, फिंगर से इधर फोर्स लगाया, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होती हैं। तो देन इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस भी क्या बोली जाएंगी, पेयर ऑफ फोर्स तो हैं ही ये, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक साथ एक्शन में आती है। जैसे ही थंब ने फोर्स लगाया उसी समय फिंगर ने भी क्या किया, इस ढक्कन पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये दोनों फोर्सेस पेयर ऑफ फोर्स होती हैं, और इन्हीं पेयर ऑफ फोर्स को क्या बोला जाता है, कपल बोला जाता है। बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। देन इस ढक्कन में क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है, ये ढक्कन खुलने लग जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा है आपका, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे है मोमेंट ऑफ कपल। अब ये मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, देखो इसे भी ध्यान से देखिएगा, समटाइम्स ये डिफाइन करने को आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब ये होता है, सबसे पहले मोमेंट का मतलब क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस मोमेंट वर्ड से। देखो बच्चों, इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर आपको मोमेंट वर्ड दिखाई देता है, किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी अगर मोमेंट वर्ड दिख रहा है इस चैप्टर में, तो मोमेंट का मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट ही होता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। और मोमेंट का मतलब टॉर्क भी होता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मोमेंट से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहां पे हमें मोमेंट ऑफ कपल बताना है कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। कपल का मतलब क्या होता है, पियर ऑफ फोर्स। कपल का मतलब क्या होता है, पियर ऑफ फोर्स। तो ये जो पियर ऑफ फोर्स है, उस पियर ऑफ फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया होगा, उसी टर्निंग इफेक्ट को हमें क्या करना है, मीजर करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसी को मोमेंट ऑफ कपल बोला जाता है। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मोमेंट ऑफ कपल मतलब ये जो कपल फोर्सेस हैं, जो पियर ऑफ फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है वो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस मेकिंग द कपल। वो जो टू फोर्सेस की वजह से जो कपल बन रहा है, जो टू फोर्सेस कपल बना रही है, उन दोनों फोर्सेस का हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, ये यहां से फिक्स हो रही है बच्चों। अब देखो हमने क्या किया, एक फोर्स इधर लगाई, एक फोर्स इधर लगाई, ये दोनों फोर्सेस एक साथ एक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, प्योर ऑफ फोर्सेस हैं ये दोनों की दोनों। अब देखो बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब ये जो आपकी कपल फोर्सेस हैं, इन कपल फोर्सेस की वजह से यहां इस रॉड में कितना टर्निंग इफेक्ट आएगा, ये हमें बताना है। तो उसी को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ कपल बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट ऐसा आएगा, इधर को आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आएगा। और इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो ऐसा आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। तो बच्चों, बाय कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, बाय कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है बच्चों, यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा इस फोर्स की वजह से, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो बाय कन्वेंशनली बच्चों, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा, जो मोमेंट बनेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमें मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा। इन दोनों कपल मतलब इन पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, जो टॉर्क बनेगा यहां पे, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका टॉर्क, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया उसे कैलकुलेट कीजिए, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया उसे कैलकुलेट कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो देन हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा। देखो, टॉर्क को कैसे मेजर किया जाता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है, बहुत सिंपल है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए इसे भी बता देता हूं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, मान लो बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकाला जाएगा, देखो, मोमेंट ऑफ कपल का मतलब ये जो कपल फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, इनकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया है, मतलब टॉर्क यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, उस टॉर्क को हमें मीजर करना है। तो देखो, एक तो बच्चों इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, एक इस फोर्स की वजह से भी टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो हम इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया उसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आया उसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बस इतना ही तो करना है। तो आपको क्या करना है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, इसकी वजह से जो टॉर्क यहां पे जनरेट हो रहा है उसे हमें मीजर करना है। उसे यहां पे लिखना है प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे बच्चों जो टॉर्क, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड कर देना, वही क्या होगा, आपका मोमेंट ऑफ कपल होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सपोज करके बच्चों, ये जो फोर्स है,
ये जो फोर्स है, ये दोनों की दोनों फोर्स जो है, इनका मैग्नीट्यूड कितना, लेट सपोज 2 न्यूटन मान लीजिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये वाला जो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, ये 1 मीटर है, और ये भी कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, जिसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। अब देखो बच्चों, हम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। देखो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। टॉर्क का फॉर्मूला अगर कुछ याद आ रहा है आपको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, यही तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आर एफ साइन थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब ये होता है आर एंड एफ में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये आपका पाइवोट पॉइंट है, आपने फोर्स यहाँ पे लगाई, आपको इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है एट पॉइंट, सॉरी इस वाली फोर्स का, पहले इस वाली फोर्स का, ये वाली जो फोर्स ए पॉइंट पे लग रही है, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट ए, जैसे ए पॉइंट पे फोर्स ये लग रही है, तो इसका टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, ये आर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ये कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ पे आर की जगह में 1 मीटर आ जाएगा। फोर्स ये वाली आएगी जो कि 2 न्यूटन है, ये आएगा। ये साइन थीटा है बच्चों, थीटा कितना है देखो, ये आपका आर है, आर की डायरेक्शन एरो इधर है ना, तो एरो इधर है, ये डायरेक्शन ये है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 कितना होता है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आर इंटू एफ ही होगा। मतलब अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आपको ये आर इंटू एफ करना है, इस आर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो मैं 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे का टॉर्क निकल जाएगा, इस ए पॉइंट का जो टॉर्क होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू 2 हमने कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर प्लस क्या करना है हमें, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट बी, तो इस बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स की वजह से टॉर्क जो बनेगा ये वाली लेंथ और इनटू ये फोर्स, तो ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, जिसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ये आपका मोमेंट आर्म है, ये 1 इंटू, और ये वाली फोर्स की वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन है, ठीक है, 2 न्यूटन। अब देखो बच्चों, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, वो कैसा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाली फोर्स की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों कन्वेंशनली क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे, इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो फाइनली ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यही आपका मोमेंट ऑफ कपल आ गया। अब देखो एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूं, शॉर्ट मेथड भी बताता हूं यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करने का, एक आसान तरीका, मोमेंट ऑफ कपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, कभी भी जैसे अगर यहाँ पे ये कपल फोर्सेस लग रही हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, देखो बच्चों ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो आपको क्या करना है, ये जो दो फोर्सेस के बीच का जो सेपरेशन है ना 2 मीटर, 2 मीटर को 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी एक फोर्स से, ये भी आपकी 2 न्यूटन की है, ये भी आपकी 2 न्यूटन की है, तो इनमें से किसी एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 कितना आ जाता है, फोर्स हो जाता है। ये भी एक शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। एक्चुअल में ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किए गए हैं। खैर मैंने देखो प्रॉपर तरीका तो यही है, ये एक शॉर्ट तरीका होता है, तो इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी होता है, तो जनरली जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन हल्का फुल्का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जो कि मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी आपको करा रखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसे लीवर बोला जाता है, लीवर भी बोल सकते हो, रॉड भी बोल सकते हो। ये इस नाइफ एज के ऊपर बैलेंस हो रखा है, इस तरीके से बैलेंस हो रखा है। अब देखो इसे आप सीसॉ भी समझ सकते हो, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में सीसॉ ही इसे बोला गया है, सीसॉ की ही हेल्प से इसे समझाया गया है। अब देखो बच्चों, बचपन में आपने सीसॉ खेला भी होगा कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैठा है और यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है, तो वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला बच्चा ऊपर जा रहा है, फिर ये वाला बच्चा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला बच्चा ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से खेला जाता था बचपन में, तो ये एक प्रकार का सीसॉ है। लेकिन बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे भी एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे भी एक बच्चा बैठा है, लेकिन हमें क्या करना है, इस सीसॉ को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब यह है कि हमें इस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पे बैठाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बच्चों को, दो बच्चों को इस तरीके से बैठाना है कि ये रोटेट ना करे, ये बैलेंस्ड रहे। देन उस स्टेट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ही हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के लिए यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे कि वो इक्वेशन क्या होती है। अब देखो बच्चों, लेट सपोज ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये वाला ये पाइवोट पॉइंट है, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये d1 डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। अब बच्चा अगर यहाँ पे बैठा है तो बच्चों ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, F1 फोर्स, जो उसका बॉडी का वेट होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसे W भी बोला जाता है। और W मान लो वो जो वेट है वो F1 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ये बच्चा इस सीसॉ में बैठेगा तो ये सीसॉ जो है इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा।
हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। अब अगर इसे बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमें इधर इस तरफ यहां पे भी किसी बच्चे को बैठाना पड़ेगा, देन ये बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे आपका तराजू होता है ना, तराजू होता है जैसे, उसी तरीके से। अब देखो बच्चों, लेट सपोज इस बच्चे का मास क्या है, m1 है। अब हमें किसी दूसरे बच्चे को यहां पे बैठाना है, तो चलो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लिया कि ये जो बच्चा है जिसका मास m1 है वो थोड़ा ज़्यादा मास है, इस बच्चे का मास ज़्यादा है, जो दूसरा बच्चा है उसका मास m2 है, तो ये m1 मास ज़्यादा है। ठीक है, एक दूसरे बच्चे को हम बैठाएंगे यहाँ पे, उसका मास थोड़ा कम है। लेकिन बच्चों अगर देखो इसे d1 डिस्टेंस पे बैठा रखा है ना, यहाँ d1 डिस्टेंस पे बैठा रखा है, लेकिन अगर मैं दूसरे बच्चे को यहीं पे अगर d1 डिस्टेंस पे बैठा देता हूं, अगर मैं d1 डिस्टेंस पे ही दूसरे बच्चे को बैठा देता हूं जिसका मास m2 है और उसका मास कम भी है, उसका मास कम भी है, इसके कंपैरिजन में कम है, तो देन बच्चों ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। देन ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब मुझे वो जो दूसरा बच्चा है जिसका मास m2 है उसे थोड़ा डिफरेंट, कुछ अलग डिस्टेंस पे बैठाना पड़ेगा, किसी डिफरेंट डिस्टेंस पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, देखो इसका मास ज्यादा था तो ये d1 डिस्टेंस पे था यहाँ पे, तो जिसका मास कम होगा ना, जो दूसरा बच्चा उसका मास कम है ना, तो उससे ज्यादा दूर बैठाना पड़ेगा, हमें थोड़ा ज्यादा दूर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन होती है, तो इस बच्चे को हमें थोड़ा ज्यादा दूर बैठाना पड़ेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, इसे हमने d2 बोल दिया। क्या बोल दिया, d2 बोल दिया। तो ये बच्चा यहाँ पे है, तो ये बच्चा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। लेट सपोज ये फोर्स क्या है, F2 फोर्स है। ओके, अब देखो बच्चों, जब ये बच्चा यहां पे आया तो अब ये क्या है, ये जो सीसा है ये बैलेंस हो गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं है। इसमें टर्निंग इफेक्ट क्यों नहीं है, देखो बच्चों इसमें टर्निंग इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये फोर्स, इस वाली फोर्स की वजह से इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो कैसा वाला टर्निंग इफेक्ट आएगा, एंटी क्लॉक वाइज टर्निंग इफेक्ट आएगा। और इस वाली फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा बच्चों, वो कैसा वाला टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है, एक क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज होते हैं, ये दोनों टर्निंग इफेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसने, इस फोर्स ने जो टॉर्क यहां पे जनरेट किया, इस फोर्स ने जो टॉर्क यहां पे जनरेट किया, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों जो टर्निंग, दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क बने हैं वो टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे और इनमें कोई भी यहां पे टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये है कहने का मतलब। ठीक है, इतना समझ में आया। तो लेट सपोज हमने ऐसा मान लिया कि ये जो सी सॉ है बच्चों, ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब ये क्या हो रखा है, बैलेंस हो रखा है। तो जो सी सॉ है, ये जो सी सॉ है बच्चों, इज इन बैलेंस्ड स्टेट, इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स की वजह से जो यहां पे टॉर्क बन रहा होगा, जो मोमेंट बन रहा होगा, उतना ही मोमेंट इस फोर्स की वजह से भी बन रहा होगा। बस फर्क इतना है कि इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोर्स की वजह से जो यहां पे टॉर्क बन रहा है, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो कितना बनेगा, F1 इंटू D1, F1 इंटू D1, क्योंकि ये जो D1 है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर बाहर को है, तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के 90, ये जो मोमेंट आर्म है और ये जो फोर्स है, इनमें आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी मोमेंट आर्म और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, वही क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो ये बन रहा है। और बच्चों अगर ये बैलेंस हो रखा है, इसका मतलब ये है इस फोर्स की वजह से भी सेम उतना ही टॉर्क बन रहा होगा। ठीक है, तो हम इन्हें इक्वेट कर देंगे। तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो F2 इंटू D2 बनेगा, F2 इंटू D2 बनेगा। समझ में आया इतना। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन मिली बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोला जाता है। इतना सिंपल है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोला जाता है। तो फाइनली एक और रिलेशन में यहां पे आपको समझाता हूं। अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर ये F1 फोर्स ग्रेटर है F2 से, जो कि है भी, इसका मास ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। यहां पे F1 फोर्स ग्रेटर है F2 से। ठीक है, क्योंकि हमने ये M1 मास ज्यादा ले रखा था, M2 मास कम है। इसका M2 मास था, इसका M1 मास था, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा। तो अगर F1 फोर्स ज्यादा है, F2 फोर्स कम है, तो ध्यान बच्चों क्या होता है, D2 जो होगा, D2 ज्यादा होगा, D1 कम होगा। ये D2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये D1 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही रिलेशन आपको याद रखना है। देन तभी तो बच्चों अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो, और ये वाली वैल्यू कम है, तो इस वाली वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा। देन इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोला जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। तो देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस कराता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको,
Two girls weighing 20 kg, two girls weighing 20 kg and 20 kg and 25 kg are trying to balance a seesaw of total length 4 मीटर। देखो बच्चों ये सीसॉ दे रखा है, इसका जो टोटल लेंथ दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। एक 20 kg की गर्ल है, एक 25 kg की गर्ल है, ये दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, सीसॉ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। विद द फलक्रम एट द सेंटर, ये सेंटर में ये नाइफ एज लगा हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है, फलक्रम भी बोला जाता है, ठीक है, इसे फलक्रम भी बोला जाता है। इफ वन ऑफ द गर्ल इज सिटिंग एट एन एंड, वो कह रहा है इन दोनों में से कोई एक लड़की जो है किसी एंड पॉइंट पे बैठी हुई है। तो मान लो ये 20 kg की गर्ल यहां पे बैठी हुई है, ठीक है, इस एंड में बैठी हुई है। तो ये अगर लेंथ कितना था, 4 मीटर था, तो बच्चों ये जो लेंथ होगा, ये इसे हमने d1 बोल दिया, तो ये d1 कितना हो जाएगा, ये तो टोटल लेंथ कितना 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो d1 2 मीटर है, और इसका जो मास दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, इसका जो m1 मास दे रखा है वो दे रखा है 20 kg दे रखा है, ठीक है, इतना समझिए। अब आगे देखो यहां पे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है इफ वन ऑफ द गर्ल इज सिटिंग एट एन एंड वेयर शुड अदर बी सिटेड। वो ये कह रहा है कि अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए जो दूसरी वाली लड़की है इसे कहां बैठा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों देखो इसका मास 20 है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, अगर बच्चों इसे मैं यहां पे इस एंड पॉइंट में बैठा दूंगा, जैसे इसे बैठा रहेगा इस एंड पॉइंट में बैठा दूंगा, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या कर देगा, इसे इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसे पास बैठाना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पास बैठाना पड़ेगा, यहां पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है, इस एंड पॉइंट में नहीं बैठाना है। जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मास क्या है, इसका m2 मास है जो कि 25 kg है। तो इसका मास अगर ज्यादा है, मैंने यहां पे आपको रिलेशन बताया था ना कि जिसका अगर F1 ज्यादा है तो आपको F1 ज्यादा है तो D1 क्या होगा, छोटा है। F2 अगर कम है तो D2 क्या होगा, ज्यादा होगा। D2 इस D1 से ज्यादा होगा। तो वही चीज यहां पे, अगर ये M1 मास ज्यादा है, सॉरी अगर ये M1 मास कम है तो ये D1 ज्यादा होगा, और अगर ये M2 मास जो है ज्यादा है तो ये D1 क्या होगा, यहाँ पे का जो D1 होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, सॉरी ये D2 ये M2 है तो ये D2 होगा, तो D2 क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इसके कंपेरिजन में कम होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बच्चों ये नीचे की तरफ F1 फोर्स लगा रहा होगा और ये भी नीचे की तरफ F2 फोर्स लगा रहा होगा। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 जो फोर्स होगा वो कितना होगा, m1 इंटू जी, जिसे वेट ऑफ बॉडी बोला जाता है, और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, m2 इंटू जी, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। तो ये हो जाएगा F1 इंटू ये D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। ये D2 हमें फाइंड करना है, पूछा है ना, वेयर शुड अदर बी सिटेड, ये जो दूसरी वाली लड़की है ये कहां पे बैठी हुई होगी, यही हमें बताना है। तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों, F1 की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू जी इंटू D1 कितना है 2 मीटर। ये F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 इंटू जी, और ये D2 कितना है बच्चों, D2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये G से G कट जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। M1 की वैल्यू कितनी है 20 kg, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा, और ये M2 कितना दे रखा बच्चों 25 दे रखा है, इंटू D2 आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों ये D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आ रहा है आपका 5 4 20, ये आ रहा है 5 5 25, तो ये 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 1 5, 3 कैरी 5 6 30, तो ये D2 कितना आ रहा है 1.6 मीटर। तो इस ये जो यहाँ पे जो लड़की है जिसका मास m2 है 25 kg है, इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.6 मीटर है। जब ये 1.6 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे बैठेगी, देन ये जो सीसॉ है ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।